नमस्कार। हफ्ते के पहले दिन सियासी गलियारे के साथ मैं साकिब सुमन आप सबका स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रदेश की सियासत आगे बढ़ रही है। चूंकि चुनाव खत्म हुए हैं और उस चुनाव के बाद लगातार त्योहारों का मौसम और इन त्योहारों के दौरान लगातार पॉलिटिकल बाइट्स कम सामने आई, लेकिन इसके बावजूद विश्लेषण के साथ कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आज हम आपके सामने रखने वाले हैं सियासी गलियारे में, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि सियासत किस करवट इस वक्त है और आगे आने वाले दिनों में क्या इस करवट में किसी तरीके का बदलाव होगा, और अगर बदलाव होगा तो फिर उसका असर हरियाणा की राजनीति पर किस तरीके का देखने को मिलेगा। इन तमाम चीजों के साथ शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। सियासी गलियारे में आज जो पहली रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे वो स्टेटमेंट है अभय चौटाला का। दरअसल बड़ौदा में इनेलो की हार तो हुई और उस हार की समीक्षा के लिए बैठक भी की गई। अब आरोप मढ़े गए जेजेपी और बीजेपी पर, और खासकर जेजेपी पर। अभय चौटाला ने जेजेपी को लेकर बैठक के बाद ऐसा बयान दिया जिसे आपको सुनना चाहिए और यह आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इस बयान के मायने बहुत कुछ है। और जब हम लोग कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो इस स्टेटमेंट का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की तरफ से भी आना तय है। बड़ौदा में इनेलो की हार हुई तो पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सिरसा में बुला ली। ओपी चौटाला भी इस बैठक में अभय चौटाला के साथ मौजूद रहे। बड़ौदा उपचुनाव में हार पर चर्चा भी हुई, लेकिन हमला बीजेपी और जेजेपी पर बोला गया। अभय चौटाला ने साफ किया कि जैसे इनेलो को कमजोर जेजेपी ने किया, उसके साथ बीजेपी ने भी वैसा ही करने की प्लानिंग कर ली है। जेजेपी को तो अभय चौटाला ने टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया और कह दिया कि ये गैंग बिखरने वाली है। जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है। और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं और ये गैंग बिखरने वाला है। इसलिए आपको तो टारगेट कांग्रेस को और बीजेपी को करना चाहिए। अभय चौटाला यही नहीं रुके। उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह और अभय चौटाला को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि बीरेंद्र सिंह की पार्टी में सुनवाई नहीं होती तो अजय चौटाला के घर में सुनवाई नहीं होती। ना तो वीरेंद्र सिंह की कोई पूछ है उस पार्टी में, अजय सिंह की अपने घर में ही पूछ नहीं है। तुम उसको नेता बता रहे हो जिसको घर में कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहता है हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। किसानों के बीच में जाके खड़े तो समझाए कहाँ? किसानों के बीच में चले जाएंगे तो फिर किसान ही सबक सिखा देंगे। बैठक संगठन मजबूत करने और बड़ौदा उपचुनाव में हार की समीक्षा को लेकर थी। इसको लेकर ओपी चौटाला ने कहा कि सभी कार्यकर्ता मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। आप और सारी बातों को छोड़ करके एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो, उन्हें पार्टी की मेंबरशिप फार्म दो, उन्हें पार्टी के मेंबर बनाओ और उनको ये विश्वास और भरोसा दिलाओ कि हम जात पात धर्म और मजहब में यकीन नहीं रखते। बड़ौदा में हार शायद इनेलो के सिर चढ़ गई, तभी हार पर मंथन कम और दूसरी पार्टियों पर हमला ज्यादा हो रहा है। खैर ये राजनीति है और इस राजनीति में सब जायज है, फिर वो बयान जीत के बाद हो या हार के बाद। जनता टीवी के लिए सिरसा से अभिषेक सिहाग की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव के बाद कांग्रेस अब प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस राज्य में नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को मुख्य धारा में लाने के लिए खास रणनीति बनाई है। बड़ौदा उपचुनाव में जीत से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित है।
इसके बाद से पार्टी में हलचल तेज हो गई है और हरियाणा कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस राज्य में नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को मुख्य धारा में लाने के लिए खास रणनीति बनाई है। दूसरी ओर त्योहारों के बाद अब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल और अन्य नेताओं के साथ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलेंगे। इसके लिए कुमारी शैलजा ने नेता प्रतिपक्ष हुड्डा से चर्चा कर हाईकमान से समय भी मांग लिया है। हालांकि फिलहाल सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण के चलते मुलाकातों के दौर से परहेज बरत रही हैं। इसी बीच बड़ौदा के रण को जीतने वाले कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस दौरान नरवाल के साथ रहेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की जीत के बावजूद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संगठन की दृष्टि से एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। बंसल चाहते हैं कि पार्टी का अब कोई कार्यक्रम या प्रदर्शन हो, इसमें पार्टी नेताओं की एकजुटता अवश्य दिखाई दे। इसके लिए वो प्रदेश में सह प्रभारी रहते हुए अपने 2004 से 2005 के एक साल के कार्यकाल में किए गए सभी कार्यों को याद करा रहे हैं। उस समय पार्टी नेतृत्व ने चौधरी भजनलाल के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ओपी जिंदल, सुरेंद्र सिंह, विनोद शर्मा को भी बराबर का सम्मान दिया था। इसी के चलते 2005 में कांग्रेस ने राज्य में 67 सीट लेकर सरकार बनाई थी। पूर्व सीएम भजनलाल के राजनीतिक वारिस कुलदीप बिश्नोई को राज्य की राजनीति की मुख्य धारा में सक्रिय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अलग से प्रयास शुरू कर दिए हैं। शैलजा ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कुलदीप बिश्नोई के हितों को साध कर रखा था। अब शैलजा चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई राज्य की राजनीति की मुख्य धारा में काम करें और प्रदेश भर में चौधरी भजनलाल को चाहने वालों को सीधे तौर पर पार्टी से जोड़े। खैर, कांग्रेस ने बड़ौदा में फतह हासिल की और अब कांग्रेस आने वाले वक्त के लिए प्रदेश में खुद को मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ढील छोड़ी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने किसानों और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। साथ ही सदन से कांग्रेस के वॉकआउट पर भी उन्होंने तंज कसा। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने रोहतक के गांव का दौरा तो किया, लेकिन कृषि कानूनों के सवालों से वो बच नहीं पाए। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि विधानसभा में चर्चा से बचने के लिए विपक्षी नेता वॉकआउट करते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकार चर्चा करने से बचती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, विपक्षी पार्टी ही चर्चा से पीछा छुड़ाने के लिए वॉकआउट करते हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो भाग खड़े हुए, उन्हें चर्चा नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। केवल और केवल प्रेस के अंदर ये बोल देना कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा, वो तो सारे सामने है। हमने पूरा मौका दिया कि आइए आप चर्चा करिए, वो चर्चा से भागे हैं। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि सरकार तो कह रही है चर्चा करो और विपक्ष ने भागने का काम किया। नहीं तो आमतौर पे सरकार टालने का प्रयास करती है। हमने कहा कि हम पूरा लंबा सेशन चलाएंगे, आइए आप चर्चा करिए, लेकिन वो टिके ही नहीं। तो किस बात का फिर वो आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि विधानसभा में बीसी कैटेगरी के लिए पंचायती चुनावों में जो आरक्षण का बिल पास किया गया है, उससे बीसी कैटेगरी के लोगों में काफी उत्साह है और इसको लेकर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कैटेगरी को आरक्षण नहीं दिया गया था और विधानसभा में मिला आरक्षण बीसी कैटेगरी के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 29 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बैकवर्ड क्लास की तरफ से बहुत बड़ा सम्मेलन करके हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर
अभिनंदन किया जाएगा एक बड़ा सम्मेलन करके, क्योंकि अभी जो सेशन हुआ था उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। खासकर जो BCA है उसकी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायतों के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि BCA के लोग जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, चाहे अपनी छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले लोग हैं, कोई बर्तन मारने का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई नाई की दुकान करता है, कोई टेलर की दुकान करता है, और ये लोग संगठित नहीं है, फाइनेंशियल तौर पर भी मजबूत नहीं है। इसलिए इनकी जो प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर था वो ना के बराबर था। इसलिए इनकी मांग थी कि पंचायतों के अंदर SC की तर्ज के ऊपर हमें जो है रिजर्वेशन दिया जाए। बहुत पुरानी मांग थी, पहली बार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। डिप्टी स्पीकर ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल भारत और प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की है और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है और तमाम वो कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो बीमारी है ये वर्ल्ड लेवल की बीमारी है। ये कोई केवल हरियाणा या हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हमारे से भी ज़्यादा दूसरी जगह पे है। हमारा डॉक्टरों के प्रयास से रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, वो भी लगे हुए हैं वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती है तब तक ये चल रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पूरा प्रयास इस बात का है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहे और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से किसानों का मुद्दा जोरों पर रहा। सदन में कांग्रेस ने हंगामा भी किया, लेकिन आज भी वही हैं जहां कल थे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति के साथ साथ बात बिहार की भी राजनीति की करेंगे और बिहार की राजनीति का कनेक्शन कुछ हरियाणा की राजनीति से भी है, इसे भी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि बिहार में 7वीं बार सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी के साये में CM की भूमिका निभानी होगी, जो कि बेहद चुनौती भरी साबित हो सकती है। तो इस बार नीतीश बाबू की कौन कौन सी कड़ी परीक्षाएं हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में NDA की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना वादा निभा दिया और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की राह में कोई कांटा नहीं छोड़ा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों में इस वक्त कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। इसलिए NDA ने नीतीश कुमार को ही अपना अगला नेता चुना और नीतीश की ताजपोशी अगले CM के तौर पर कर दी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी के साए में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू ने अभी तक किसी की दखल अंदाजी में काम नहीं किया है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को अपने बड़े भाई के इशारे पर बिहार की कमान संभालनी होगी, जो कि बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी ने इस बार उप मुख्यमंत्री को लेकर चौंका दिया है। सुशील मोदी की जगह 2 नए नेताओं को मौका दिया गया है। ये पार्टी के लिए अच्छी बात होगी कि नया नेतृत्व उभरेगा और नए नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी भविष्य में अपने मुख्यमंत्री तैयार करना चाह रही है, क्योंकि इस बार NDA की जीत बीजेपी की जीत है और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। इसलिए नीतीश कुमार के कंधों पर बिहार में विकास को तेजी से गति देनी होगी। बेशक पिछले 3 कार्यकाल में नीतीश ने बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, लेकिन बिहार अभी भी समूचे विकास के लिए तरस रहा है, क्योंकि उद्योग, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुशासन बाबू का प्रदर्शन फिसड्डी रहा है। और इस बार बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश की विफलता का खामियाजा उसे भुगतना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार के लिए इस बार की सत्ता कड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वहीं बात करें कोरोना काल की, तो महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर
नीतीश कुमार की सरकार की पोल खुल गई। कोरोना काल में बिहार की मुख्य समस्या पलायन रही। पलायन समस्या की गंभीरता राष्ट्रीय पटल पर भी देखी गई और नीतीश कुमार ने खुद भी माना था कि ये उनकी आखिरी पारी है, इसलिए वो विकास को लेकर कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। वहीं इस बार लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए विपक्ष के तौर पर आरजेडी के साथ महागठबंधन मजबूत रहेगा, जो नीतीश सरकार के सामने चुनौती बने रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी समेत अपने विधायकों को भी संभाल कर रखना होगा, जिन पर आरजेडी की नजर रहेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां बहुत हैं आगे आने वाले 5 सालों में, अपने अगले कार्यकाल में और लगातार बैक टू बैक चौथी सरकार में। लेकिन ये चुनौतियां क्यों हैं? क्योंकि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है और सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ ही 14 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अच्छा, हेलो, ये महज शब्द नहीं है, ये अल्फाज ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में बहार है, फिर एक बार नीतीश सरकार है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई अनजान नाम नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसने बिहार की राजनीति को ही बदल दिया। लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अच्छा, हेलो, एक बार फिर से लिखी गई वो तारीख जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। नरेंद्र मोदी की आंधी के आगे महागठबंधन ने घुटने टेक दिए और एक बार फिर एनडीए ने पूर्ण बहुमत से बिहार में राज के लिए सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार कसम खाई बिहार को और बेहतर बनाने की, कसम खाई वादों की फहरिस्त को पूरा करने की, कसम खाई गोपनीयता की, कसम खाई ईमानदारी की, कसम खाई हर फर्ज निभाने की। अच्छा, हेलो, नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, इसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। पदभार हमेशा अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आता है और जिम्मेदारियां किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की। हालांकि इस बार जिम्मेदारियों के साथ साथ पेचीदगियां भी हैं, क्योंकि 2015 के बाद अब दौर अलग है।
माहौल अलग है, लोगों के जज्बात अलग हैं और इन जज्बातों और लोगों की उम्मीदों को पूरा करना एनडीए के सामने वाकई चुनौती भरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब इस बिहार चुनाव का हरियाणा से कनेक्शन बताते हैं आपको। बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब अंदरूनी कलह सामने आ गई है। हरियाणा से कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव का बिहार से रिश्ता कुछ गहरा है, तभी वो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार दौरे पर भी कई दिन वहां पर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कैप्टन अजय यादव ने समीक्षा की, हाईकमान से यह मांग की है कि इसकी समीक्षा की जाए और हार की जिम्मेदारी तय की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में हुए कांग्रेस के लचर प्रदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर भी आवाज उठने लगी है। बिहार चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए सोनिया गांधी से हार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। हार पर मुखर हुए कैप्टन ने जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के साथ साथ व्यापक समीक्षा की भी बात कही है। कैप्टन अजय सिंह यादव के इस कदम को सीधे तौर पर अंदर खाने चल रही पार्टी को कमजोर करने वाली गतिविधियों को सामने लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस ट्वीट के निहितार्थ गहरे हैं। जाहिर है कैप्टन कांग्रेस की हार के पीछे बिहार के उन नेताओं को कहीं न कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं जिनके हाथ में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक की जिम्मेदारी थी। बिहार चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव की पार्टी की तरफ से विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। कैप्टन 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लगातार बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान कई विधानसभाओं में जाने का उन्हें मौका मिला। अपने ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बिहार से लौटने के बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके चलते फिलहाल एकांतवास में है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने लिखा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से विनती है, बिहार में जो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा उसकी समीक्षा करवाएं। मैं वहां पर 16 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहा। इस हार की जिम्मेदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कैप्टन का ये ट्वीट बयां कर रहा है कि लंबे समय तक बिहार में प्रचार के दौरान कई तरह की बातें उनके सामने आई है और अब वो इसकी जांच कराना चाहते हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे और रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव का विवाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का के साथ हुआ है। यही कारण है कि कैप्टन यादव का बिहार से विशेष लगाव है। बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन ने कैप्टन को खासा निराश किया है। अब उनकी ये मांग कितनी दूर तक जाएगी, इसके लिए अभी इंतजार लंबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर पिता कैप्टन अजय यादव के बाद उनके बेटे और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने भी बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया। साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का उन्होंने आरोप भी लगाया। बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन ने पार्टी में कलह को खोल कर रख दिया है। न सिर्फ बिहार बल्कि हरियाणा में भी बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेताओं ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ है कि कांग्रेस के अंदर अब फिर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी से विधायक और कैप्टन अजय यादव के बेटे बिहार के लालू यादव के दामाद भी है और यही वजह है कि बिहार से उनका ताल्लुक काफी गहरा है। चिरंजीव राव कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस को बहुमत देने के लिए जनता ने पूरा मन बना रखा था, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। कई ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्हें जबरन हराया गया। देखिए, कमी तो कोई नहीं रही है। आप देखिए, लोगों ने पूरा बहुमत वहाँ पर देने के मन वहाँ पर बना रखा था, पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करके बहुत सारे हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। कोई जीतने के बाद, कोई 500 वोटों जीतने के बाद उसको हराया गया और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जबरन हराया गया। इतना ही नहीं, आरोपों के बाद चिरंजीव राव ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने बिहार में प्रचार के वक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से अपना वहाँ पर प्रचार भी किया और कई बार ऐसा हो जाता है चुनाव के अंदर बहुत कम मार्जिन से लोग हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ये तो मैं मानता हूँ कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, पर कहीं कसर छोड़ी हो, ये बात बिल्कुल गलत है। जी, तो सवाल यही है कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन कोशिश में कोई कोर कसर उनकी तरफ से नहीं छोड़ी गई। लेकिन पिता ये कहते हैं समीक्षा इसकी जरूर हो ताकि ये पता चले कि आखिर चूक कहां है और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।